शीला अपने बीमार बाप के साथ रहती थी। वो अपने बचपन से अपने बाप की ज़बानी कई बार सुन चुकी थी कि उसकी पैदाइश से भी पहले जब एक बार शीला के बाप को गांव के ज़मींदार ने अपनी ज़मीनों पे बुलाया था, तभी एक नाग ने सोनू के पैर पे काट लिया था और साथ वाली बस्ती के सपेरों ने बड़ी मुश्किल से सोनू की टांग से जहर निकाला था। सोनू की ज़िंदगी तो बच गई थी, लेकिन अब सोनू एक टांग से लंगड़ा के चलता था। उसकी दूसरी टांग अब चलने में उसकी मददगार ना थी। शीला जब 13 साल की थी तो किसी बीमारी के सबब उसकी माँ चल बसी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला के कांधों पे आ गई थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी कभी कभी उनका ख्याल कर लेते। 2 घर छोड़ के माई खैरा का घर था। एक ज़माने में माई खैरा बड़े अच्छे कपड़े सिया करती थी। अब उसके बेटे जवान हो गए थे, वो अपनी कमाई से घर चला रहे थे। शीला ने माई खैरा के पास जाके सिलाई सीखना शुरू कर दी। उसने बड़ी नेक नियति से शीला को सिलाई सिखाई और अब शीला गांव की अक्सर औरतों के कपड़े सिया करती थी। यहाँ तक कि अब जमींदारनी भी अपने कपड़े शीला से ही सिलवाती थी। अब्बा आटा खत्म हो रहा है, चावल भी थोड़े से ही रह गए, 2-4 आलू पड़े हैं, दालें तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गईं और मेरे पास अभी तक सिलाई के पैसे भी नहीं आए। जमींदारनी के कपड़े 4 दिन से सिले रखे हैं, लेकिन चंदा कपड़े लेने ही नहीं आई। मैं खुद ही उनके घर जाके कपड़े दे दूंगी, इस तरह सिलाई के पैसे भी मिल जाएंगे, वरना खाना कैसे पकेगा घर में, हम क्या खाएंगे। शीला अब शाम ढल रही है, तो इस वक्त कहाँ जाएगी? जरा जल्दी घर आ जाना, वरना अंधेरा फैल जाएगा। फिक्र ना करो अब्बा, मैं रात से पहले ही घर लौट आऊंगी। शीला ने कपड़े उठाए और चल दी। जमींदारनी घर के पास ही खड़ी अपनी मासी को किसी बात पे डांट रही थी। बीवी जी आपके कपड़े सिल गए, यहाँ से कोई लेने ही नहीं आया तो मैं खुद ही चली आई। हाँ, अच्छा किया तू ये कपड़े ले आई। अभी वो दोनों बात ही कर रही थी कि कुछ फासले पे एकदम शोर उठा। अरे उस तरफ गया है, मैंने खुद उधर बागीचे की तरफ जाते देखा है, काफी बड़ा है। अरे अचानक नजरों से गायब हो गया। उधर सामने दरख्त के पास देखो। अरे कलमुहा हमारी जान ही नहीं छोड़ेगा, फिर आ गया क्या? शीला बोली। बीवी जी सिलाई के पैसे दे दें तो मैं घर जाऊं, अंधेरा फैल रहा है। जमींदारनी गुस्से से बोली। अरे तुझे पैसों की पड़ी है, यहाँ हमारी जान पे बनी है। लगता है वो मुआ नाग इधर से गुजरा है, भिजवा दूंगी पैसे, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। और नाग का नाम सुनते ही शीला के तो पसीने छूट गए। वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ चल दी। क्या हुआ, पैसे मिल गए? अरे अब्बा कैसे पैसे? माँ तो मेरे जाते ही शोर मच गया कि नाग आ गया, नाग आ गया। जमींदार के आदमी लाठी डंडे लिए उसे ढूंढ रहे थे। जमींदारनी ने पैसे ना दिए, उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करने लगी। वो नाग के आ जाने पे परेशान थी। ये तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा था वो पलट कर जरूर आएगा, चाहे जितने साल बाद भी आएगा जरूर। अब्बा ने ऐसा क्यों कहा? शीला हैरान थी। शीला ने दोपहर का बचा हुआ सालन और रोटी बाप को दे दी और खुद चाय पी के लेट गई। नाग के खौफ से तो शीला की भूख ही उड़ गई। रात का पिछला पहर था कि हल्की हल्की दस्तक पर उसकी आंख खुल गई। ये इस वक्त कौन आया है? और उसने बगैर कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। सामने ही एक हरी आंखों वाला खूबसूरत नौजवान था और उसके कपड़ों पे जगह जगह खून लगा हुआ था। शीला तो उसकी ये हालत देख के ही डर गई। उसके कुछ कहने से पहले ही नौजवान बोल पड़ा। परदेसी हूँ, जख्मी हूँ, थोड़ी देर रुकने को जगह दे दो, फिर चला जाऊंगा। शीला को उसकी ये हालत देख के रहम आ गया। शीला ने जल्दी जल्दी उसके जख्म साफ किए। एक पुराना दुपट्टा लेके उसकी पट्टियां फाड़ के जख्मों पे बांध दी। नौजवान निढाल हालत में बैठा हुआ था। आहिस्ता से बोला, अगर पीने को थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मेहरबानी होगी। वो जल्दी से कटोरा भर के दूध ले आई। दूध पी के नौजवान पुरसुकून हुआ। बोला, तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। वो अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके आंखें मूंद लीं। फजर पे आंख खुली तो घबरा के कमरे से बाहर आई, लेकिन वो नौजवान उसे कहीं नजर न आया। दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अभी वो हैरान होकर सोच ही रही थी कि बाप की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये निशान देख रही है शीला? हाँ अब्बा। उसने कच्चे फर्श पे नजरें गाड़ दी। यहाँ से नाग का गुजर हुआ है, वो आया था। और इस इंकशाफ पे शीला फटी आंखों से बाप को देख रही थी। उसे रात वाले नौजवान का ख्याल आया और फिर नाग का सोच के ही उसे झुरझुरी आ गई। शीला, ओ शीला। जमींदारनी की मासी चंदा उसे खड़ी आवाजें लगा रही थी। ये बीबी जी ने और कपड़े भिजवाए हैं, लेकिन चंदा पिछले कपड़ों के पैसे? वो बीबी जी कह रही थी इन कपड़ों की सिलाई के बाद ही सारा हिसाब कर देंगी। कल वाले नाग का क्या हुआ? मार दिया? अरे नहीं, वो कमबख्त भाग गया। जामुन के दरख्त के पीछे जा छुपा था, लेकिन अच्छा खासा जख्मी हो गया था।
चंदा तो ये बता के चली गई थी, लेकिन शीला का दिल जाने क्यों धक धक कर रहा था। शीला को कपड़े सीने में पूरा 1 हफ्ता लग गया था। अब्बा मैं जमींदारनी को कपड़े देने जा रही हूँ। अरे तुझे क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की? चंदा आ गई तो ले जाएगी। लेकिन अब्बा जमींदारनी से कपड़ों की सिलाई के पैसे भी तो लेने हैं। पिछले कपड़ों के पैसे भी उसने रोके हुए हैं। उसने ठोस बहाना बनाया, हालांकि वो तो नाक की मालूमात के लिए जा रही थी। कपड़े तू अच्छे सीती है शीला, लेकिन पैसों के लिए बड़ी जल्दी मचाती है। क्या करूं बीबी जी, ये पेट भी तो साथ लगा हुआ है। पैसे के बगैर कौन सा कोई राशन दे देता है, और फिर अब्बा की दवाएं भी लानी होती हैं। हाँ, तेरा बाप भी अब मजबूर हो गया है कमाने से। उस मुजी नाग ने 12 साल पहले उसे ऐसा डसा था कि बस जान बच गई थी उसकी। साथ वाले गांव के सपेरे अगर आके जहर ना निकालते तो उसका बचना मुश्किल था। शीला घर आके बाप से पूछने लगी, अब्बा तुम्हारी टांग में नाग ने कैसे डस लिया था? अरे बेटा, ये जमींदार की करनी थी जो मुझे भुगतना पड़ी। तेरा दादा एक सपेरा था। जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो मुझे इस काम में अपने साथ ले जाता। वो बड़े बड़े नाग को पकड़ने का माहिर था। एक रोज जमींदार और उसका बाप शहर से वापस आ रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ता है, वहां से मेरा बाप जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था कि वहां से नाग नागन का जोड़ा जा रहा था। जमींदार की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने पिस्तौल निकाली और लगातार फायर कर दिए। नागन वहीं के वहीं जख्मी होकर मर गई। नाग भाग निकला। हम लोग जमींदार से ज्यादा फासले पे नहीं थे। मेरे बाप ने जमींदार को बताया, जमींदार जी, तुमने नाहक उस नागन को मार डाला। अभी तो ये नाग भाग गया, लेकिन चाहे जितने साल गुजर जाएं, ये पलट के वापस जरूर आएगा, अपना बदला जरूर लेगा। जमींदार बोला, अरे जब की जब देखी जाएगी। और उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा कि जमींदार घबरा के सोते से जाग जाता और अपने आदमियों से कहता, वो नाग यहीं कहीं है, वो मुझे डसने के लिए घर के आसपास ही मंडला रहा है। वो ख्वाब में बार बार मुझे कहता है, मैं अपनी नागन के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बच गया तो तेरी नस्लों से बदला लूंगा। और बेटा शीला, जब मैं जवान हुआ तो तेरे दादा ने मेरी शादी कर दी। तेरे होने के 2 साल बाद दादा का इंतकाल हो गया। जमींदार एक दिन खेतों की तरफ गया तो उसके आदमियों ने बताया कि खेतों में वहां नाग को देखा है। जमींदार ने फौरन आदमी भेज के मुझे बुलवा लिया कि मैं अपनी बीन की धुन पे नाग को सामने लाऊं। मैंने जमींदार की बहुत मिन्नत समाजत की, साहब मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चे किसके रहमो करम पे होंगी। लेकिन जमींदार ने मेरी एक ना सुनी। मैं उनके हाथों मजबूर हो गया था। ना चाहते हुए भी मैं बीन बजाए जा रहा था और रोए जा रहा था। वो नाग अचानक मेरे करीब की झाड़ियों से निकला और मेरे पैर पे डस लिया। फिर लम्हे भर को पलट के उसने मुझे बगौर देखा और जाने कहाँ गायब हो गया। जमींदार के आदमी भी उसे तलाश न कर सके। मेरे ही किसी साथी ने नजदीक की सपेरों की बस्ती में खबर पहुंचा दी कि मुझे नाग ने डस लिया है। वो फौरन मेरी मदद को आ गए, मेरी टांग से जहर निकाला। मैं बच गया, लेकिन नाग का जहर ऐसा था कि मेरी टांग मफलूज हो गई। अब वो नाग फिर से आया है। बड़ा जमींदार तो शहर जाते हुए एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन अभी उसका बेटा और बेटे की औलादें हैं। ये कह के शीला का बाप खामोश हो गया। रात प्यास के मारे शीला की अचानक आंख खुली। बरामदे में ही लेटे लेटे उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो सामने ही वो हरी आंखों वाला खूबसूरत नौजवान शीला को तके जा रहा था। तुम घर के अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। मैं दीवार कूद के आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें देखने चला आया। तुम मेरी नगीना की तरह हो, बिल्कुल उसकी हमशक्ल जिसे जालिमों ने मार डाला। वो अपनी और नगीना की मोहब्बत की कहानी उसे सुना रहा था। बातों में अंदाजा ही ना हुआ, हल्की हल्की सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी और फिर यूं लगा जैसे बहुत से लोगों ने घर के दरवाजे को पीट डाला। वो घबरा के दरवाजे के नज़दीक आई। उसका बाप भी अपने कमरे से निकल के दरवाजे के नज़दीक पहुंच चुका था। छोटा जमींदार अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पे खड़ा था। तुमने नाग को पनाह दी है सोनू? नहीं छोटे रईस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नाग को देखा तक नहीं, लेकिन खोजी ने नाग के निशान तुम्हारे घर की तरफ आते देखे हैं। छोटा रईस अपने 4 आदमियों के साथ घर के अंदर आया। वो घर के अंदर आके नाग को ढूंढने लगे और शीला तो हैरान और परेशान खड़ी थी कि आखिर वो नौजवान अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। आधी रात को वो नौजवान फिर से शीला के घर में था। उसने सोई हुई शीला को जगा दिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। आज सवेरे वाला वाक़या सोनू की नज़रों में घूम रहा था। उसे नींद ना आ रही थी कि आंगन में उसे आहट महसूस हुई।
सोनू भी अपने कमरे से बाहर आ गया। शीला के साथ एक नौजवान को बातें करता देख के हैरान था। आहट पे जूं ही वो नौजवान पलटा, सोनू ने गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में बगौर देखते हुए सोनू को वो लम्हा याद आ गया जब नाग ने डसने के बाद पलट के सोनू को बगौर देखा था। तुम? सोनू के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ मैं। माफ करना दोस्त, सालों पहले के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैंने तुम्हें डस लिया। लेकिन जब लम्हे भर को मैंने तुम्हारे चेहरे पे नजर डाली तो मुझे अंदाजा हुआ कि तुम मुझे अपनी बीन की धुन पे बुलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों के हाथों मजबूर थे। मैंने आज अपना बदला ले लिया है। छोटा रईस अब इस दुनिया में नहीं। उसने एक हीरा उनकी तरफ बढ़ाया। मेरी तरफ से कबूल कर लो और फौरन ये गांव छोड़ दो। मैंने पहले से उसका इंतज़ाम कर दिया है। बाहर गाड़ी खड़ी है, अब उसमें बैठो, ड्राइवर तुम्हें शहर छोड़ देगा। घर में कुछ ऐसा खास सामान तो था नहीं जिन्हें बाप बेटी शहर ले जाते। जंगल के करीब वो नाग राजा गाड़ी से उतर गया। शहर आके शीला ने हीरा बेचा, एक शानदार हवेली खरीदी, बेहतरीन बोतिक खोला और बाप का इलाज करवाया। और अब उसका बाप बगैर बैसाखी के चलता है। और आज भी शीला उन हरी आंखों को नहीं भूली।